हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है KTN फिजिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सोल्यूशन के नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी से रिलेटेड आज हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके न्यूमेरिकल हम कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। इससे पहले हम समझ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है और अदर कंसंट्रेशन टर्म के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है नॉर्मेलिटी, इसकी बेसिक डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन में क्या लिखा है? ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट होता है जो कि प्रेजेंट होता है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इसको दिखाते हैं कैपिटल एन से, यानी कि इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सा फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी के जैसा ये भी पर लीटर में ही फाइंड किया जाता है, यानी कि लीटर की बेस पे फाइंड किया जाता है। लेकिन आपने देखा था मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं पर लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट। ये क्या होता है? आइए देखते हैं इसकी फॉर्मूले से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होता है? ये होता है आपका बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट इन पर इक्विवेलेंट मास, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट को हम क्या कह सकते हैं? एक यूनिट इक्विवेलेंट मास में कितना मास ऑफ सॉल्यूट है वही कहलाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट। यानी अगर इक्विवेलेंट मास जो है आपका वो 1 है और मास ऑफ सॉल्यूट है आपका 5, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट आपका क्या आ जाएगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5 आ जाएगा। यानी कि एक यूनिट इक्विवेलेंट मास में जितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट कहेंगे। और उसको उठा करके हम यहाँ पुट कर देंगे और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड करके नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग पर इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? ये भी एक नया टर्म है और इसमें इक्विवेलेंटली वर्ड क्यों आ रहा है बार बार, इसको जरा समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट मास की, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इसके नाम से ही पता लग रहा है इक्विवेलेंट मास। इसका फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय एन। मोलर मास डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया यहाँ पे एन। ये एन क्या होता है? एन जो है वो एसिडिटी भी हो सकती है किसी बेस की, या बेसिसिटी हो सकती है किसी एसिड की, या वैलेंसी भी हो सकती है किसी एटम की, या चार्ज हो सकता है किसी आयन का। यहाँ पे एन एसिडिटी हो सकती है, बेसिसिटी हो सकती है, वैलेंसी हो सकती है, चार्ज हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूट क्या होगा। सिंपल भाषा में हम चार्ज और वैलेंसी की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि अगर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अगर आपका प्रेजेंट है, अगर सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आपका प्रेजेंट है, तो इक्विवेलेंट मास उसका क्या होगा? इक्विवेलेंट मास उस केस के लिए क्या हो जाएगा कि कॉपर के एक यूनिट आयन में, ध्यान रखिए कॉपर के एक यूनिट आयन, यानी कि इस पे 2 पॉजिटिव लिखा है, कॉपर
कि कितने टोटल चार्ज यहाँ पे 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखा है मैंने n की वैल्यू कितने में, यहाँ पे n क्या हो सकता है एसिडिटी बेसिसिटी वैलेंसी और चार्ज। तो मान लीजिए कॉपर 2 पॉजिटिव का चार्ज कितना है 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और ऊपर लिखा उसका मोलर मास। तो कॉपर का मोलर मास कितना होता है 63.5, तो 63.5 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट मास। इससे क्या पता लग रहा है कि अगर कॉपर का चार्ज 2 है तो उसका मास 63.5 है, लेकिन अगर कॉपर का मास 1 होगा तो उसका मास क्या होगा। हम 1 यूनिट चार्ज में निकालेंगे, मतलब 2 यूनिट चार्ज का, ये देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव है तो 2 यूनिट चार्ज का मास कितना है, मोलर मास 63.5 है। तो 1 यूनिट चार्ज का मास कितना होगा, उसी को हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कहेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कहेंगे। समझ में आ रहा है इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय m। m क्या हो सकती है एसिडिटी बेसिसिटी वैलेंसी या चार्ज हो सकता है। अभी मैंने आपको चार्ज की बात बताई है। अगर सिंपल बात करो वैलेंसी की, जैसे सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो आप 1 पुट कर सकते हो। सोडियम के लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। उस तरीके से अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के लिए बेसिकली मैग्नीशियम के लिए जो बेसिकली आपका वैलेंसी होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 2 हो जाएगी और उसका चार्ज भी 2 ही होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको वैलेंसी के टर्म्स में बताया और चार्ज के टर्म्स में बताया। अब यहाँ पे 2 और टर्म है एसिडिटी और बेसिसिटी। ये बेसिकली एसिड्स और बेसिस के लिए डिफाइन होता है। इसको जरा समझ लेते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लें ताकि आप बाद में इसको अच्छे से समझ पाए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो समझते हैं इसके बारे में कि एसिडिटी बेसिसिटी क्या होती है। अगर मैं बात करूं एसिडिटी, तो एसिडिटी टर्म डिफाइंड है बेसिस के लिए। ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज बाय बेस। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये जब आयंस में टूटता है तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव में और 2 OH नेगेटिव में टूटता है। तो इससे आपको साफ पता लग रहा है कितने OH नेगेटिव निकल रहे हैं, 2 OH नेगेटिव निकल रहे हैं। इसलिए इसकी एसिडिटी जो होगी वो क्या होगी 2 होगी। इस बेस की एसिडिटी क्या होगी 2 होगी। बेसिस के लिए एसिडिटी डिफाइन होती है। एसिडिटी मतलब क्या, इट इज अ नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज बाय बेस। बेस कितने OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है, निकालता है, वो उसकी एसिडिटी होती है। तो यहाँ पे एसिडिटी की वैल्यू कितना होगी 2। उस तरीके से इक्विवेलेंट मास के लिए हम क्या रखेंगे, COH की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये COH का वोल्टेज बेसिकली 2 OH नेगेटिव आयन निकालता है, इसलिए इसकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। इसकी एसिडिटी 2 है। अगर बात करूँ बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी जस्ट इसकी अप्रोच होता है, इट इज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज बाय एसिड। कोई एसिड कितने H पॉजिटिव आयन निकालता है वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। सो अगर एग्जांपल से देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं, बेसिसिटी का एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे बेसिसिटी का एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, बेसिसिटी का एग्जांपल HCl। तो HCl जब पानी में टूटेगा तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा। यहाँ पे इस एसिड की जो बेसिसिटी होगी वो क्या होगी 1 होगी, क्योंकि ये एक H पॉजिटिव निकालता है। तो कोई एसिड जितने H पॉजिटिव निकालेगा वो उसकी बेसिसिटी होती है, और कोई आपका बेस जितने OH नेगेटिव निकालेगा है उसकी एसिडिटी होती है। और यहाँ पे इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 इस एसिड के लिए। और यहाँ पे इस बेस के लिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 इसकी एसिडिटी कितनी है 2 और इसकी एसिडिटी कितनी है 1। जो भी एसिडिटी बेसिसिटी होगी वही आपका क्या होगा n फैक्टर होगा। तो हमने n फैक्टर को समझ लिया हर टर्म्स में, एसिडिटी के टर्म्स में, बेसिसिटी के टर्म्स में, वैलेंसी के टर्म्स में और चार्ज के टर्म्स में। तो अब हम समझेंगे कि हम एग्जांपल के द्वारा नॉर्मेलिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक्चुअली। तो देखते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन containing H2SO4 in H2SO4 का मास यहाँ पे दे रखा है इन कंटेनिंग कह सकते हैं आप 60 ग्राम H2SO4 आपको मान लीजिए 60 ग्राम H2SO4 दे रखा है आपको इन 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या दिया गया है, आपको सॉल्यूट जो दिया गया है वो कौन सॉल्यूट है, H2SO4 है। ठीक है, और जो आपका मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 60 ग्राम दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी से पहले आपको कुछ दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है आपको, 2 लीटर दिया है। आपको क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो इसके फॉर्मूले को हम देख चुके हैं कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसी फॉर्मूले से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाती है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ये स्टेप्स कर देता हूँ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट के लिए जो आपका मास ऑफ सॉल्यूट है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम। यहाँ पे रखेंगे आप 60 ग्राम, पर आपको इक्विवेलेंट मास भी चाहिए, और इक्विवेलेंट मास दूसरे फॉर्मूले से निकलता है, देखा था हमने। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। तो अगर हम मोलर मास निकाले H2SO4 का, देखिए H2SO4 का मोलर मास क्या होगा, H2SO4 का मोलर मास निकालने में बेसिकली तो H का यहाँ पे हो जाएगा 2, सल्फर का जो मास होता है वो 32 होता है। ठीक है, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 × 4। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेसिकली, ये अगर आप इसको प्लस करते हैं तो ये 34 आता है, और ये आएगा 16 4 जा बेसिकली 64, 6 7 8 9, यानी कि आपका आंसर आएगा 98। तो H2SO4 का यहाँ पे मोलर मास कितना है, 98 है। और अब बात आती है इसके n फैक्टर की। H2SO4 का n फैक्टर क्या होगा, ये पता लगेगा हमें इसके आयन के द्वारा। तो H2SO4 किस आयन में टूटता है, 2H पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। तो यहाँ पे देखिए कितने H पॉजिटिव निकाल रहे हैं, 2H पॉजिटिव निकाल रहे हैं, यानी इस एसिड की जो बेसिसिटी है वो 2 है, यानी n फैक्टर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे क्या पुट करेगा, 2 पुट करेगा और इन दोनों पर डिवाइड कर देंगे। जब हम इन दोनों पर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 49 आएगा। ये जो 49 आया है आप इसको उठा करके पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट क्या आ जाएगा आपका, 60/49। क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट का फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा था 60, तो यहाँ पर हमने 60 पुट कर दिया था। ठीक है, फिर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास हमने निकाला मोलर मास डिवाइड बाय n। मोलर मास हमने निकाला है यहाँ से सॉल्व करके 98, और n फैक्टर होता है H2SO4 का 2, तो उनको डिवाइड करके आंसर कितना है 49। तो हमने यहाँ पे 49 पुट कर दिया इक्विवेलेंट मास की जगह पे, और मास ऑफ सॉल्यूट 60 था। अब हम इन दोनों को डिवाइड करके सिंपली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट आपको कितना आ चुका है, 60/49। इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से,
वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 2। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक, तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप 60 को डिवाइड कीजिएगा 49 के द्वारा तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा, इसको डिवाइड करके 1.224 और यहाँ बचेगा 2। इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आया है वो आता है ये 1.224, इसीलिए 1.224। सो एक मैंने यहाँ पुट कर दिया और वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1.224 को डिवाइड कर देंगे बेसिकली आप 2 से, तो ये आएगा 0.612। और नॉर्मेलिटी की यूनिट जो होती है वो ध्यान रखिएगा नॉर्मल होती है। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोलर और नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है नॉर्मल। तो आज हमने सीखा मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट जो कैसे निकलता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट कैसे निकलता है आपका, जैसे हमने देखा इसके मेथड के द्वारा, और उसके हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए होता है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। n कैन बी एसिडिटी, बेसिसिटी, चार्ज एंड वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूट। तो हमने समझ लिया नॉर्मेलिटी के बारे में। इससे लिंक एक और छोटा सा टॉपिक होता है नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन। ये सेम उसी की जैसा होता है जैसे आपका मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन था। तो अगर मैं नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन की बात करूं तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम उस टॉपिक को देखते हैं। आशा करता हूँ आपने ले लिया होगा। तो जो आपका इसी से लिंक्ड टॉपिक है नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन, हम वो भी देख लेते हैं साथ। तो नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होती है, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होती है, अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगेन अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो नॉर्मेलिटी घटती है, वॉल्यूम को बढ़ाने पे नॉर्मेलिटी घटती है। पर क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट चेंज होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है सॉल्यूट के अमाउंट पे। और वॉल्यूम के चेंज होने पे सिर्फ नॉर्मेलिटी ही चेंज हो सकती है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। ऐसा क्यों है ये देखिए, अगर मैं नॉर्मेलिटी N जो N1 है ये क्या है, नॉर्मेलिटी बिफोर डाइल्यूशन, नॉर्मेलिटी बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने से पहले की नॉर्मेलिटी। और V1 क्या है, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन। अगेन N2 क्या है, नॉर्मेलिटी आफ्टर डाइल्यूशन। और V2 क्या है, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। एग्जाम्पल ले लिया करें यहाँ पे, जैसे मेरे पास मान लीजिए 2 बीकर है, इस बीकर में मैंने ले रखा है एक सॉल्यूशन को। यहाँ पे जो वॉल्यूम लिया है मैंने V1 लिया है और यहाँ का वॉल्यूम लिया है V2। हमने क्या करा था, मान लीजिए V1 है 10 लीटर और V2 है 20 लीटर। हमने यहाँ पे डाला था 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट। यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट लिया था वो कितना लिया था, 2 लिया। कितना लिया था, 2। और इस सॉल्यूशन में हमने वॉल्यूम कितना यूज़ करा, 10 लीटर वॉल्यूम यूज़ करा। बाद में हमने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट मतलब इसके अमाउंट का वाटर हमने बढ़ा दिया, इसमें और वाटर डाला। जैसे हम इसमें और वाटर डाला, कितने लीटर वाटर डाला हमने, 10 लीटर प्लस करा इसमें, तो इसका वॉल्यूम चेंज होकर 10 से कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन अभी भी इसमें जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट है वो तो 2 ही है, ठीक है। पहले भी 2 था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट और अभी मैंने 2 ही डाला है, लेकिन पानी को बढ़ा दिया जिसकी वजह से वॉल्यूम उसका चेंज हो गया। हमने यहाँ पे देखा है फॉर्मूले में कि अगर वॉल्यूम को चेंज करते तो नॉर्मेलिटी भी चेंज होती है,
वॉल्यूम के बढ़ने पे नॉर्मेलिटी आपकी घट जाएगी। तो अगर इसका जो नॉर्मेलिटी है आपका वो N1 होगा, जो कि होगा 2/10, अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। और यहाँ का जो नॉर्मेलिटी आएगी N2, वो क्या आएगी आपकी 2/20, यानी कि 1/10। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे कि 1/10 जो है आपका वो कम आ रहा है 1/5 से, यानी कि जो नॉर्मेलिटी ऑफ सेकेंड है वो आ रही है कम नॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट से। तो नॉर्मेलिटी बिफोर डाइल्यूशन हमेशा ज़्यादा होती है नॉर्मेलिटी आफ्टर डाइल्यूशन से, क्योंकि वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉन्स्टेंट रही, क्या है कॉन्स्टेंट रही? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट। यानी कि अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। और यहाँ पे हमने देखा नॉर्मेलिटी ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट तो चेंज हुआ ही नहीं वॉल्यूम के चेंज करने पे, यानी कि ये जो है आपका पूरा टर्म क्या है आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है आपका? कांस्टेंट। यानी कि नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो डाइल्यूशन के बाद भी क्या है? कांस्टेंट है। डाइल्यूशन के बाद भी क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉर्मेलिटी बिफोर डाइल्यूशन, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी यहाँ पे आफ्टर डाइल्यूशन है, नॉर्मेलिटी आफ्टर डाइल्यूशन एंड वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मेलिटी अगर मान लीजिए 3 थी और वॉल्यूम था 2, तो जैसे अगर आप वॉल्यूम को 3 कीजिएगा तो नॉर्मेलिटी अपने आप 2 हो जाएगी, ताकि इनका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो बराबर 6 ही आए। ये मैंने बेसिक सिंपल नंबर से समझाया आपको कि अगर नॉर्मेलिटी 3 है वॉल्यूम 2 है तो वॉल्यूम को बढ़ाने पे नॉर्मेलिटी घटेगी और उतनी ही 8 से घटेगी कि इनका मल्टीप्लिकेशन वही है जो पहले आया था, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन दिखाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट को, जो कि कांस्टेंट है, जो कि चेंज नहीं हो सकता है डाइल्यूशन करने के दौरान। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी समझ में आ गया कि नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से। तो हमने समझ लिया कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी की यूनिट भी क्या होती है, और बेसिकली नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन टॉपिक क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक के बारे में जो भी डाउट्स होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँ। थैंक यू।